बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान पहले वनडे के लिए तैयार था। पूरी दुनिया के बहुत से लोग इस मैच को देखने के लिए टीवी के सामने बैठे थे। अचानक न्यूजीलैंड की टीम ने मैदान में आने से इनकार कर दिया। टीम के खिलाड़ी होटल से भी बाहर नहीं आए। सब हैरान है कि आखिर क्या हुआ, क्या कोई खिलाड़ी बीमार हुआ है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खतरा जिसकी वजह से ये सीरीज मनसूख हुई थी, बिगड़ती हुई सेहत से कहीं ज्यादा बड़ा और संगीन था। दहशत गर्दाना हमले के खौफ से और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने का फैसला किया और वतन वापसी का ऐलान कर दिया। और इसकी कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड ने भी अपना दौरा कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, मैच से कबल सिक्योरिटी थ्रेट इनपुट काबिले एतमाद समझे जाते थे। आखिर वो सिक्योरिटी थ्रेट कितने ठोस थे कि क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सिर्फ खौफ के जोर पर वापस लौट आई। नाजरीन, कीवी टीम को 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद फाइव आइज ने होटल से बाहर आने से रोक दिया। ऐसी सूरत में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फाइव आइज अलायंस आखिर है क्या और इसकी बताई हुई मालूमात आखिर कितनी ठोस थी। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको फाइव आइज अलायंस के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाजरीन को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, द फाइव आइज अलायंस नामी इत्तेहाद 5 अंग्रेजी बोलने वाले जमहूरी ममालिक यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा है। नाजरीन, द फाइव आइज अलायंस का बाज़ाब्ता ऐलान सन 1941 में किया गया था, लेकिन इसके बाद द फाइव आइज अलायंस के मुख्तलिफ मराहिल तय किए गए जिन्हें दुनिया से खुफिया रखा गया। अगर आप इसकी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आपकी इसके ताने बाने दूसरी जंग अजीम से मिलते हुए नजर आएंगे, जब बरतानिया और अमेरिका आपस में खुफिया मालूमात शेयर कर रहे थे ताकि सोवियत यूनियन को सबक सिखाया जा सके। तब अमेरिका इस जंग का हिस्सा नहीं था, मगर अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग गैर रस्मी मुलाकातों के जरिए हो रही थी। बाद में इन खुफिया मुलाकातों को अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया। नाजरीन, अमेरिका और बरतानिया खुफिया मालूमात का तबादला तो कर ही रहे थे, मगर साथ साथ वो इस बात पर भी गौर कर रहे थे कि जंग के इख्तिताम के बाद दुनिया कैसी होगी। लिहाजा 14 अगस्त सन 1941 को दोनों ममालिक ने खुफिया पॉलिसी तरतीब दी और यही वो खुफिया पॉलिसी थी जिसे अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया था। इस खुफिया पॉलिसी का मुसवदा उस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल ने तरतीब दिया। इस पॉलिसी में जंग के बाद अमरीका और बरतानिया के मिसाली अहदाफ बयान किए गए, जिनमें दुनिया भर में तिजारती पॉलिसियों में नरमी, एक कौम का अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक, कौमों के दरमियान समाजी और मुआशी ताउन की आजादी, जंग के बाद असलहा से पाक दुनिया और समुद्रों की आजादी वगैरह शामिल हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इस खुफिया पॉलिसी में ये तय पाया कि जंग के बाद बरतानिया पूरी दुनिया में अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों को आजाद कर देगा, जिनमें बरे सगीर पाक व हिंद भी शामिल हैं। 17 मई सन 1943 को बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक मवासलाती इंटेलिजेंस का मुआहदा हुआ, जिसे BRUSA एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत US वार डिपार्टमेंट और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के माबैन ताउन को मजीद आसान बनाना था। 5 मार्च सन 1946 को इस खुफिया मुआहदे को UK-USA मुआहदे के तौर पर रस्मी शक्ल दे दी गई, जो आज तक अमेरिका और बरतानिया की सिक्योरिटी इदारों के दरमियान सिग्नल इंटेलिजेंस ताउन की बुनियाद है। सन 1948 और सन 1956 में इस मुआहदे को मजीद वुसअत दी गई। सन 1948 में कनाडा को, जबकि सन 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इस मुआहदे का बाज़ाब्ता हिस्सा बना दिया गया। इस तरह 5 मुल्कों के इंटेलिजेंस इत्तेहाद से एक तंजीम वजूद में आई, जिसे द फाइव आइज अलायंस का नाम दिया गया। नाजरीन, रुकन ममालिक की 5 निगरान इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने शहरियों की सरगर्मियों को जमा करने और तज्जिया करने के लिए मिलकर काम करती हैं। इन सरगर्मियों में ऑफलाइन और ऑनलाइन सरगर्मियां दोनों शामिल हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि इन 5 ममालिक का इत्तेहाद अपने शहरियों की रोजमर्रा सरगर्मियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए आलमी निगरानी के निजाम के तौर पर काम करता है। ये इत्तेहाद बड़ी तादाद में अपने जराये से लोगों की मुख्तलिफ मालूमात जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, वॉइस मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठी करता है और ताकतवर सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी नकलो हरकत पर नजर रखकर उनकी हिफाजत करता है। फाइव आइज की मालूमात इकट्ठी करने के 2 तरीके हैं।
हैं। नंबर 1 प्रिज्म प्रोग्राम, नंबर 2 अपस्ट्रीम कलेक्शन। नाजरीन, प्रिज्म प्रोग्राम में गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी फर्मों से सारिफ की मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, जबकि अपस्ट्रीम स्ट्रक्चर डायरेक्ट शहरियों के मवासलात और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इस तरह इन तमाम ममालिक की शहरी फाइव आइज इत्तेहाद की नजरों में रहते हैं। यही वजह है कि इस इत्तेहाद को दुनिया का सबसे ताकतवर इत्तेहाद समझा जाता है। इस इत्तेहाद की काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने चार्ली चैपलन, नेल्सन मंडेला और शहजादी डियाना जैसी कई मशहूर शख्सियात को ट्रेस करने में अपना अहम किरदार अदा किया, जो सीक्रेट मालूमात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिशों में मसरूफ अमल थे। नाजरीन, इस इत्तेहाद की सलाहियतें 9/11 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए बहुत अहम थीं। यही वजह है कि इनकी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा हुआ। इराक जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के वेपन इंस्पेक्टर हांस प्लिक्स की कम्युनिकेशन को फाइव आइज के जरिए मॉनिटर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के ऑफिस को भी बरतानवी एजेंट्स ने खुफिया तौर पर अपने घेरे में रखा। बरतानवी खुफिया एजेंसी SIS और अमरीकी एजेंसी CIA ने लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफी के साथ मिलकर इंटेलिजेंस पार्टनरशिप कायम की, ताकि लीबिया के लिए मगरब में मौजूद दुश्मन ममालिक की जासूसी की जा सके। इसके बदले में लीबिया को इराक जंग में एक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सन 2010 में फाइव आइज अलायंस को अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट इंटरनेट तक भी रसाई दी गई, जिससे इसकी ताकत में मजीद इजाफा हो गया। नाजरीन, अगरचे इस इत्तेहाद ने कई दिहाइयों तक खुफिया तरीके से मिलकर काम किया, मगर सन 2013 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन की जानिब से लीक की जाने वाली दस्तावेजात ने रुकन ममालिक की सरगर्मियों को बेनकाब कर दिया, जिसमें बताया गया कि रुकन ममालिक अपने शहरियों की जासूसी के लिए मुआहदे पर काम कर रहे हैं। स्नोडन ने इंकशाफ किया कि अमेरिका इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स और टेली कम्युनिकेशन कंपनियों की मदद से बड़े पैमाने पर निगरानी का काम चला रहा है। दूसरी तरफ दुनिया में चीन की बढ़ती हुई ताकत और असर और रसूख से भी पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन न सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब फाइव आइज इत्तेहाद चीन पर भी नजरें रखे हुए है और इस मकसद के लिए अमेरिकी कांग्रेस कमेटी इस इत्तेहाद में भारत, जापान और जनूबी कोरिया को भी शामिल करना चाहती है। अगर ये तीनों ममालिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो उन्हें चीन से मुतालिक इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करना पड़ेगा, जो यकीनी तौर पर चीन की मुश्किलात में इजाफा करने का बायस बनेगा। दूसरी तरफ इस इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर चीन के सूबे सिंगयांग में आबादी के साथ चीन की जानिब से किए जाने वाले सलूक की भी मजम्मत की। उन्होंने चीन की जानिब से साउथ चाइना सी पर फौजी कब्जे, हांगकांग में जमहूरियत पर दबाव और ताइवान की जानिब से इसकी धमकी आमेज पेशरफ्त पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसमें चीन ने ताइवान को 2049 तक वापस लेने का अज़म किया था। 1 दिसंबर सन 2018 को चीन की टेली कम्युनिकेशन कंपनी हुआवे के एग्जीक्यूटिव मेंग वांगजो को अमेरिका के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के जुर्म में कनाडा से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके पीछे इसी फाइव आइज अलायंस का हाथ था। इसके बाद अमेरिका ने भी चीन के साथ टेक्नोलॉजी के मुआहदे पर पाबंदियां लगा दी, जबकि अमेरिका के कहने पर बरतानिया की हुकूमत ने भी ऐलान किया कि वो अपने 5G नेटवर्क में हुआवे की मौजूदगी को खत्म कर रही है और इन सब वाकयात के पीछे इसी फाइव आइज अलायंस का हाथ है। नाजरीन, ये वो ताज़ा वाकयात हैं जिन्हें चीन और फाइव आइज अलायंस के दरमियान एक सियासी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या चीन इस इत्तेहाद को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।